नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फूल गोभी की फसल में लगने वाले रोगों की रोकथाम। पॉली हाउस में कॉर्नेशन की खेती पर तकनीकी सलाह। किसान भाइयों, इन दिनों प्रदेश में गोभी वर्गीय फसलें बढ़वार की कई अवस्थाओं पर है और इस समय तापमान में आ रही गिरावट के कारण फसल पर कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि फसल के उत्पादन और क्वालिटी को कम कर देते हैं। ऐसे में किसान इससे छुटकारा पाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत जिला मधुबनी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल सिंह से। नमस्कार किसान भाइयों, आज के जो कृषि अंक में हम गोभी वर्गीय सब्जियों में जो प्रमुख रूप से कीट और बीमारी लगने के कारण जो आर्थिक रूप से क्षति होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हैं कि गोभी वर्गीय जो सब्जी है, चाहे वो फूल गोभी हो, पत्ता गोभी हो, इसकी मार्केट डिमांड बहुत अधिक है और अगर उसका जो अपीयरेंस है या उसका जो दिखाव है, जो दिख रहा है, वो खराब हो जाएगा तो मार्केट उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से जो प्रमुख रोग हैं जो गोभी वर्गीय फसलों पे लगते हैं। फूल गोभी की फसल में रोगों की बात करें तो डाउनी मिल्ड्यू रोग ये कवक जनित रोग है। इस रोग के लक्षण पत्तियों की निचली सतह पर दिखाई देते हैं। ये धब्बे बैगनी भूरे रंग के पड़ते हैं। धब्बों का ऊपरी सतह में पीले रंग का होना और बाद में इस फफूंद के बीजाणु अन्य पौधों पर भी फैल जाते हैं। जब खेत में रोग के लक्षण अधिक दिखाई देने लगे तब रासायनिक नियंत्रण के अंतर्गत आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। तो जैसा कि किसान भाइयों आप वर्तमान में भी देख रहे होंगे कि इस समय जो आपकी फसल है उसमें एक पत्ती में सड़ने टाइप की बीमारी, या आप देख रहे होंगे कि पत्ती झुलस टाइप की रही है, उस तरह का आपको बीमारी अपीयरेंस में दिख रहा होगा। तो प्रमुख रूप से पत्ती में काला विगलन करके, जिसको हम इंग्लिश में ब्लैक रॉट कहते हैं, यह एक प्रकार के जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से बीमारी होती है। इस बीमारी की जो पहचान है, तो किसान भाई जब आप पत्ती को देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो इसमें आपको पीलापन दिखाई दे रहा है वो इंग्लिश के वी आकार का दिखाई देगा और ये जो है पत्ती के मार्जिन अर्थात किनारे के भागों से लेकर मध्य भाग से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस कारण पत्ती की जो सतह है वो खराब हो जाती है, पीली पड़ जाती है और इससे फसल में लगभग 10 से 20% और यदि अगर व्याग्र रूप में है अर्थात अधिक बहुत ज़्यादा अधिक रोग की संभावना है तो कई बार फसल जो है 50% तक क्षति में पहुंच जाती है। तो किसान भाइयों, इसका प्रभावी नियंत्रण उपाय आप कैसे करें? तो इसके नियंत्रण के लिए, क्योंकि अब तो रोपाई का कार्यक्रम हो चुका है, अब हम बात करेंगे कि यदि आप अगली बार इस फसल को लगाते हैं तो आपको किस तरीके से प्रबंधन करना है। तो सबसे पहले किसान भाई हमेशा बीजोपचार की प्रक्रिया आपको इस्तेमाल करना है और पौध का जो आप जब पौध लगाते हैं उसको रोपने से पहले आप उसको उपचारित करेंगे और उपचार करने के लिए आपको सबसे आसान दवा जो मार्केट में उपलब्ध है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इस दवा का 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर इसको पौधे को आधे घंटे के लिए पौधों को डुबो कर रखना है और उसके पश्चात ही आपको अपना रोपण का कार्य करना है। अभी वर्तमान स्थिति में हम इस रोग से बचाने के लिए किस तरीके से उपाय करेंगे? तो इसके लिए पुनः हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का 1 ग्राम प्रति 10 लीटर में
और साथ ही साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से उपयोग करेंगे। अगर हम इसमें किसी स्टिकर, आजकल बहुत सारे मार्केट में स्टिकर एजेंट आते हैं, उसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर की दर से मिलाकर इस्तेमाल करें तो इस दवा का जो उपयोग है वो बहुत कारगर और प्रभावी सिद्ध होता है। तो इस प्रकार ये जो विगलन की बीमारी है किसान भाई, आप इससे इस दवा का उपयोग करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। तना सड़न रोग कवक के कारण होता है। रोग की प्रारंभिक अवस्था में दिन के समय पौधे की पत्तियां लटक जाती है और रात में स्वस्थ दिखाई देती है। तने के निचले भाग पर धब्बे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे रोग ग्रसित भाग पर सफेद कवक दिखाई देने लगती है। तना सड़ने लग जाता है। रोग की रोकथाम के लिए डाइथीन M45 2 ग्राम दवा बावस्टीन 1 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। रोगों की रोकथाम के उपाय: नर्सरी में बीजों को लगाने पहले कार्बोडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। खेत में संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए और फसल को उचित दूरी पर लगाएं। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें क्योंकि खरपतवार ही रोगों को फैलाने में सहायक होते हैं। मैं किसान भाइयों से पुनः आग्रह यह करूंगा कि जब भी वो दवा का इस्तेमाल करें, रासायनिक दवा हो चाहे जैविक दवा हो, दवा का इस्तेमाल सुबह और शाम के समय ही करें और दवा की नियंत्रित मात्रा जो या अनुशंसित मात्रा जो कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा उन्हें बताई गई है, उस दवा की मात्रा का उपयोग करके अपनी फसलों की सुरक्षा का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। कॉर्नेशन फूल की खेती से किसानों के घर गुलजार हो रहे हैं। किसान पॉली हाउस में इसकी खेती पर लाखों रुपए का सालाना कमा सकते हैं। आजकल बाजार में इसकी मांग बड़ी ही तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में जिन किसानों के पास पॉली हाउस की व्यवस्था है वो इनमें कॉर्नेशन फूल की खेती कर सकते हैं। तो किसान इसकी खेती के लिए किन किन किस्मों का चयन करें और इसकी खेती करते समय कौन कौन से पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, इस बारे में बता रही है उद्यान महाविद्यालय खूंटपानी चाईबासा की बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका पटेल। किसान भाई बंधु को नमस्ते। आज पॉली हाउस में कार्नेशन का खेती कैसे किया जाएगा उसके बारे में सारा कुछ विवरणी दे देती हूँ मैं। और कार्नेशन का जो खेती है अभी जो है मुख्यतः 2 टाइप का कार्नेशन होता है, जैसे कि मालमाइसन और सीम। तो कृषि भाई बंधु के लिए सीम का जो कार्नेशन, सीम कार्नेशन का जो प्रजाति है और वही को ज़्यादातर मतलब कृषि भाई बंधु प्रीफर करते हैं। तो सीम कार्नेशन का बहुत सारा वेराइटीज़ है, जिसमें है बाल्टिको, ट्रॉपिकाना, उसके बाद है लिबर्टी, तुंद्रा, वाइट तुंद्रा एट्सेट्रा। और जो है स्प्रे कार्नेशन और जो है स्टैंडर्ड कार्नेशन 2 टाइप का है। कार्नेशन के स्टैंडर्ड टाइप किस्मों में लाल रंग के फूलों के लिए मास्टर, किलर, ग्रेंडा, रेड विलियम। पीले रंग के लिए रागियों दी सोल, पहलास, मुर्सिया, ताहती। गुलाबी रंग के लिए लीना, शरीना, पिंक सिम, कैडी और याना। और सफेद रंग के लिए व्हाइट सिम, रोमा, कैंडी वाइट, सोनसारा किस्मों का चयन करें। स्प्रे टाइप कॉर्नेशन के फूल ज्यादा संख्या में छोटे छोटे खिलते हैं। इसमें लाल रंग के लिए रानी कर्मा, इंजो, इतना। गुलाबी रंग के लिए करीना, मेलेडी, सिल्वर पिंक, बारबरा, मेडिया, नेटाली। पीले रंग के लिए येलो ओडियन, एलिसिटा, लेओर, कार्टाउज। सफेद रंग के लिए आइसलैंड, एक्सेल, टिप्ड, व्हाइट रॉयल्टी आदि किस्मों का चयन कर सकते हैं।
और इसके बाद जो है ये सीम कार्नेशन को टर्मिनल कटिंग्स, उसका जो पौधे का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसी का कटिंग से लगाया जाता है। और इसको 20 से 21 दिन के में इसका जो पौधा तैयार हो जाती है, टर्मिनल कटिंग्स जहाँ से उसका जड़ निकल के आता है। और उसके बाद इसको हम लगाएंगे क्यारी करके, मतलब पॉली हाउस के अंदर। क्यारी का साइज रहेगा 10 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू उसका जो हाइट है उसका वो हाइट रहेगा 45 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक। उसके बाद जो है ये जो कार्नेशन है इसमें हम पहले करेंगे स्टेरिलाइजेशन का ऑपरेशन। तो स्टेरिलाइजेशन जो है इसी का ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे जो जितना खरपतवार है ये नहीं कम उगेगा। उसके बाद जो है डेजोमेट, ये बहुत ही मतलब लाभदायी मतलब हर्बिसाइड बोल सकते हैं, और फंगिसाइड है और नेमाटीसाइड है जो सूत्रकृमि का, तो इसको रोकता है। इसके बाद हम जब डाइजोमेट को एप्लीकेशन करेंगे उसके 15-20 दिन बाद ही हम पौधे जो तैयार हुआ वाला उसको लगाएंगे। और इसमें नाइट्रोजन का जो मात्रा है 10 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में, और उसके बाद फास्फोरस भी 10 और ये जो पोटास का है वो 30 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। इसकी रुपाई तैयार क्यारियों में 30 सेंटीमीटर से 6 इंच की दूरी रखते हुए जिगजैग तरीके से करते हैं। रुपाई के बाद ड्रिप के माध्यम से हल्की सिंचाई करते हैं और पौधों की अच्छी बढ़वार होती रहे इसके लिए समय समय पर घुलनशील उर्वरक NPK 19-19-19, NPK 13-0-45, NPK 0-52-34 आदि का प्रयोग करते हैं। इसमें फूलों की क्वालिटी अच्छी रहे इसके लिए समय समय पर 1 या 2 शाखाओं को छोड़कर शेष शाखाओं की कटाई कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेटिंग क्या है, इसको जो नेट के धागे मतलब तार से इसको ऊपर से ऊपर मतलब स्टेक बांस के या कोई लकड़ी के में उसको ऊपर करके उसको सपोर्ट देना पड़ता है चारों तरफ से और बीच बीच में ही, तो इसको नेटिंग बोला जाता है। जो नेटिंग है इसको हम देंगे 15 सेंटीमीटर, उसके बाद 30 और 35 सेंटीमीटर में, और नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर में, तो जो पौधे को सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके बाद जो है ये सपोर्ट इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसका जो नोड है वो मतलब बहुत आसानी से टूट जाता है, तो इसीलिए इसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक इसमें लगने वाले कीड़ों की बात है तो इसमें लाही कीट का प्रकोप होता है। यह कीट कार्नेशन में सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाता है। यह कीट चूस कर पौधे को कमजोर करने के साथ साथ वायरस भी फैलाते हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए डाइमेथोएट दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसका दूसरा कीट है थ्रिप्स। ये नन्हा कीट पौधे का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए मेलाथियान दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और उसके बाद यहाँ पे हमेशा बोरॉन का जरूर ही एप्लीकेशन कीजिए, जिसको बोराक्स वे में मिलता है वो है 0.2% बोराक्स जो है उसको स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन का डेफिशिएंसी बहुत दिखाई देता है। उसके बाद इसका जो फसल है 125 दिन से 170 दिन में तैयार हो जाता है, इसका फूल खिलना शुरू हो जाता है। और कार्नेशन का फसल एनुअल नहीं है, ये पेरिनियल है, मतलब 1 वर्ष में ख़त्म नहीं होती, ये देती रहती है। ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स तक ये ठीक ठाक खेती दे देगी, जो लाभान्वित हो सकते हैं हम लोग। किसान भाइयों, कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कि अधिकांश फसलों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसा ही एक कीट लीफ माइनर, जिस पूर्ण सुरंगक भी कहते हैं। ये कीट पेड़ पौधों की पत्तियों को अंदर ही अंदर खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए समय रहते इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो कैसे करें इसका नियंत्रण, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची कीट वैज्ञानिक डॉक्टर मिलन कुमार चक्रवर्ती से। आज के विषय वस्तु है कि खरीफ फसलों में
लीफ माइनर के प्रकोप एवं उनका नियंत्रण। लीफ माइनर बहुत ही छोटे कीट होते हैं। इन कीटों का प्रकोप प्राय सभी फसलों में देखा जा सकता है, जैसे टमाटर, खीरा, ककड़ी, नेनुआ, गेंदा, सोयाबीन, नींबू इत्यादि फसलों में लगाते हैं। इस कीट का प्रकोप पौधे की पत्तियों पर होता है। यह बता देना है कि लीफ माइनर मतलब क्या होता है कि हिंदी में इसको कहते हैं पत्र सुरंगक। ये माइनर जो शब्द है ये माइन यानी कि खदान से संबंधित है। खदान में जैसे सुरंग बनाता है लोग, वैसे ही वो लीफ माइनर के जो कीट है ये पत्र में यानी कि पत्ता में छेद करके। लीफ माइनर कीटों का जीवन चक्र मादा मक्खियों के द्वारा चलता है। मादा मक्खी पौधों की पत्तियों की कोशिकाओं के अंदर अंडे देती हैं। अंडे देने के 2 से 3 दिन के अंदर ही ये अंडे फूटना शुरू हो जाते हैं। अब अंडे पूरी तरह से फूट जाते हैं, तब इनमें से छोटी छोटी इल्लियां पत्तों के अंदर सुरंग बनाकर पत्तियों के अंदर उपस्थित हरित पदार्थ को खाना शुरू कर देती हैं। जानना बहुत ज़रूरी है कि पत्ता में छेद करके लोग सोचेंगे कि कैसे छेद करेंगे, पत्ता में छेद करेंगे तो इस पार से उस पार चल जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि पत्ता जो है वो उसमें भी 2 सतह होता है, ऊपरी सतह और निचली सतह। ये दोनों सतह के बीच में वो कीट का अंडा जब फूटता है, मादा कीट देती है, अंडा फूटता है, तो अंडा से बच्चा निकलने के बाद वो अपना भोजन करते हुए आगे बढ़ता है। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि पत्ता में सांप के आकार में टेढ़ा मेढ़ा जो वह धाड़ी दिखाई देता है, उजला उजला हो जाता है। हरा पत्ता में उजला धाड़ी, और वो धाड़ी धीरे धीरे बढ़ते रहता है, और बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि सारे पत्ता में वो अंदर का हिस्सा को खा जाते हैं, जो उसका लार्वा खाने के नतीजा क्या होता है कि जो कलर है, रंग बदलने लगता है, वो पीला पड़ जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रभावित हो जाता है और पत्ता गिर जाता है। लीफ माइनर छोटे कीट के लार्वा होते हैं जो नर्म फसलों की पत्तियों की परतों के बीच में दब जाते हैं। वयस्क कीट पत्तियों में अंडे देते हैं और लार्वा बाहर निकलते हैं। ये कीट फसलों की पत्तियों के अंदर सुरंग बना कर रहते हैं। जिन भी फसलों में इनका आक्रमण होता है, उस फसल की पत्तियों पर टेढ़ी मेढ़ी सफेद धारियां बनी दिखाई देती हैं। अगर इन पत्तियों को तोड़कर देखा जाए तो ये पीले और काले रंग की होती हैं। इनका जीवन चक्र इतना तेज चलता है कि 1 साल में इनकी कई पीढ़ियां पाई जाती हैं। जैसे ही दिखाई दे कि पत्ता में टेढ़े मेढ़े धाड़ी दिखाई देता है उजला रंग का, और धीरे धीरे वो बढ़ता है, तो उसी समय उसका कंट्रोल के लिए, नियंत्रण के लिए उपाय करना है। इसके नियंत्रण के लिए हम ऐसे कीटनाशी का प्रयोग करेंगे। पहले तो हम कीटनाशी का नहीं, उसके पहले हम नीम से निर्मित यानी कि नीम तेल का प्रयोग करेंगे। 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ मिलाकर उसमें थोड़ा सा सर्फ पाउडर मिलाकर स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे। लीफ माइनर कीट से फसलों को बचाने के लिए शुरुआत में ही यदि संभव हो तो कीट से ग्रसित पत्तियों को तोड़कर निकाल देना चाहिए। खेत को खरपतवारों से मुक्त रखें। समय समय पर खेत की निगरानी करें। अगर हम जैविक कीटनाशी का ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जैविक कीटनाशी में बीटी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। स्पाइनोसाइड ये भी एक जैविक कीटनाशी में ही पाया जाता है। स्पाइनोसाइड का भी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। ये सब बहुत कारगर दवा है। स्पाइनोसाइड तो बहुत ही कारगर दवा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना जरूरी है। एक कीटनाशी मान लीजिए 3 या 4 बार छिड़काव करना है, तो एक कीटनाशी का रिपीटेड यानी कि बार बार उसका छिड़काव नहीं करना है। एक कीटनाशी का छिड़काव हो जाने के 7 से 10 दिन बाद दूसरे कीटनाशी का प्रयोग करें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मौसम के मिजाज को देखते हुए किसानों को सलाह है कि वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई खड़ी फसलों में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव सावधानी पूर्वक आसमान साफ रहने पर ही करें। मक्का, खरीफ, प्याज, चारा एवं अन्य सब्जियों वाली फसलों में आवश्यकता अनुसार नाइट्रोजन उर्वरक का व्यवहार करें। धान की फसल जो दुग्धा अवस्था में आ गई हो उसमें गंधी बगफीट की नियमित रूप से निगरानी करें। इस समय धान फसल में तना छेदक और पत्ती लपेटक कीट की निगरानी करें और कीट का प्रकोप होने पर बचाव के लिए करताप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। मूली एवं गाजर की अगेती बुआई करें। मूली के लिए पूसा चेतकी, पूसा देशी, पूसा हिमानी, जौनपुरी जापानी सफेद, पूसा रश्मि, अर्का निशांत आदि प्रभेद अनुशंसित हैं। गाजर के लिए पूसा केसर, पूसा मेघाली, पूसा यमदागिनी, अमेरिकन ब्यूटी, कल्याणपुर येलो एवं नैंटस प्रभेद अनुशंसित हैं। अरहर की बुआई वर्षा की संभावना को देखते हुए सावधानी पूर्वक अविलंब संपन्न करने का प्रयास करें। बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करें। जून जुलाई में बोई गई अरहर की फसल में कीट व्याधि का निरीक्षण करते रहें। भिंडी, उड़द और मूंग की फसल में पीला मोजैक वायरस रोग की निगरानी करें। यह रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। रोग के विस्तार से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। लत्तीदार वाली सब्जियों की फसलों में फल मक्खी कीट की निगरानी करें। कीट नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम सभी क्षतिग्रस्त फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें और मिथाइल यूजेनोल ट्रिप का प्रयोग करें। अधिक क्षति होने पर 1 किलोग्राम छोआ गुड़ और 2 लीटर मेलाथियान 15 EC तरल दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में समान रूप से छिड़काव आसमान साफ रहने पर ही करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लालगंज, जिला बक्सर के कृषक राज किशोर ने। ये खरगोशों में आने वाले रोगों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राज किशोर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। खरगोश मांस, चमड़ा, ऊन और मनोरंजन के लिए पाला जाता है। चमड़ा, मांस और ऊन के लिए अधिकतर किसान इनका पालन कर रहे हैं। खरगोश पालन का जो भी मकसद हो, आपको इनके हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे इनसे होने वाले मुनाफे में कोई कमी न हो। खरगोश की अगर बात करें तो उनमें अपच की अधिक समस्या आती है, जो आमतौर पर जगह बदलने के कारण आहार में बदलाव से होता है। ऐसे में जब आप इनको किसी दूसरे जगह से लाते हैं तो वहाँ जो आहार दिया जाता रहा हो वही अपने यहाँ भी दें और फिर धीरे धीरे बदलाव करें। ऐसा करने से अपच की समस्या नहीं रहेगी। दूसरी जो समस्या आती है उसमें खरगोशों के कान में गंदगी जमा होने की समस्या आती है, जिसके कारण खरगोशों की मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी से बचाव के लिए केज की साफ सफाई जरूरी है और कैंकर से ग्रस्त खरगोश के कान में बेंजाइल बेंजोएट दवा की 2 से 3 बूंदे मात्र रुई से लगाकर कान में डालते हैं तो शुरुआती अवस्था में आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर यह बीमारी बढ़ गई हो तो उस दशा में आइवरमेक्टिन 0.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम शरीर भाप पर लगाएं। इससे पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। तीसरी समस्या है आंखों से पानी आने की। यह समस्या खरगोशों के आवास में अधिक नमी होने से आती है। इससे बचाव के लिए केजों की बर्निंग और साफ सफाई करते रहें, जिससे अधिक नमी नहीं आए। इसके उपचार के लिए बोरिक एसिड की थोड़ी सी मात्रा पानी में घोल करके दिन में 2 से 3 बार आंख के पास छिड़कते रहें। अगर इससे भी समस्या खत्म नहीं होती है तब आप जेंटामाइसिन या फिर न्यूरोमाइसिन की 1-1 या फिर 2-2 बूंद दिन में 3 बार
आंखों में डालें। ऐसे में इसमें 2 से 3 दिन में यह समस्या दूर हो जाती है। किसान भाइयों, इस तरह से आप खरगोशों का ध्यान रखकर इस बिजनेस से अच्छा मुनाफा लेते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जिस दवा का भी प्रयोग करें, पशु डॉक्टर की सलाह लें। यह स्टोरी एक वरिष्ठ पशु वैज्ञानिक की सलाह पर आधारित थी। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।